इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और कोर्ट्स टाइम टू टाइम कुछ लैंडमार्क जजमेंट देके इस बात को प्रूफ करते रहते हैं। ऐसी 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कि फुल मेजोरिटी में है उसकी एक बहुत बड़ी स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि नॉर्मल भाषा में बोलूं तो एक पीस ऑफ पेपर जो कि जिसके पास है वो उसका हकदार है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 2017 में उस समय के फिनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने एक फेमस स्पीच देते हुए पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। आज़ादी के 70 साल के बाद भी पॉलिटिकल फंडिंग्स ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसको इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये किया गया कि एसबीआई के कुछ लिमिटेड ब्रांचेस से साल में 4 बार 10 दिन के विंडो में इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जा सकते थे और उसी के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंड क्रिएट करना है अपना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशंस में मिलेंगे, जिनको कि पॉलिटिकल पार्टीज को 15 दिन के अंदर इन कैश करना होता था, वरना यह पैसा पीएम केयर फंड में चला जाएगा। इस स्कीम को जब उन्होंने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो बहुत सारे वायदे किए गए जो सुधार किए जाएंगे पॉलिटिकल फंडिंग्स में। आपने बहुत सारे मीडिया हाउसेस में रिपोर्ट्स में सुना होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितने फंड मिले और नहीं मिले। ऑब्वियस सी बात है, जो भी पार्टी पावर में रहेगी उसको फंडिंग ज्यादा मिलेगी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिन सुधारों की बात उस समय पार्लियामेंट में रखी गई और किसी भी अपोजिशन पार्टी ने उसको चैलेंज नहीं किया, क्या वो पिछले 5 सालों में साबित हुए, या वो चैलेंजेस जो बाकी एनजीओस या एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जिन बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया वो सच साबित हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एनालाइज करके इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। स्कीम को लाने के बाद जो पॉइंट्स इन फेवर गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए थे वो थे ट्रांसपेरेंसी। सबसे पहली बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैंकिंग चैनल के थ्रू ही परचेज किया जा सकता था, यानी कि आपको चेक या डिजिटल इक्विपमेंट का यूज करना होगा, जिससे कि कैश इनफ्लो बहुत कम हो जाएगा और ब्लैक मनी पे अंकुश रहेगा। दूसरी बात, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि डोनेशन देने वाले के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने डिक्लेयर करना होगा, ना ही अपनी वेबसाइट पे, जो कि पहले 20,000 से ज्यादा डोनेशन देने वाले आदमी का नाम डिक्लेयर करना पड़ता था। जिससे फायदा ये होगा कि अगर कोई पार्टी अपोजिशन में है तो वो डोनेशन देने वाले को एक्सप्लॉइट ना कर सके। तीसरी बात ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना अकाउंट नंबर देंगी, जिससे ये फायदा होगा कि जो भी फंड्स वो यूटिलाइज कर रहे हैं वो बता सके कि कहाँ यूज किया गया है। और कैश ट्रांजैक्शंस को 20,000 से घटा के 2,000 रुपए पर लिमिट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे रिकमेंडेशंस के बाद। तो गवर्नमेंट का मानना था कि ब्लैक मनी कम होगी, एक रेगुलराइज चैनल के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे और राइट टू प्राइवेसी इन्वेड नहीं होगी, तो इससे ये स्कीम बेस्ट है। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस को जिसको एनजीओज ने हमेशा रेज किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनालाइज किया है। चैलेंज नंबर 1, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यहाँ पे इन्वेड होता है। वोटर्स को पता ही नहीं है कि किस आदमी ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को कितना पैसा दिया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किस पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस किया है। तो आप सिर्फ राइट टू प्राइवेसी, लिमिटेड डोनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इतने बड़े वोटर्स से उनका इंफॉर्मेशन छीन रहे हो। पॉइंट नंबर 2, इस स्कीम को लाने के लिए 4 अमेंडमेंट्स किए गए थे, जिसमें कि FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013 को मॉडिफाई किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कोई भी फॉरेन आदमी या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज को अनलिमिटेड पैसा डोनेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि क्या इसमें फॉरेन एंटिटीज इंडिया के इलेक्शन को कंट्रोल नहीं कर रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले कंपनीज को अपने लास्ट 3 ईयर के कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट में सिर्फ 7.5% ही डोनेशन का हक था, लेकिन इस बॉन्ड के आने के बाद वो अनलिमिटेड डोनेशंस कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। जिससे कि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच में दोस्ती नहीं होगी? क्या ये एक दूसरे को फेवर करने के लिए हजारों चीजों का एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट सवाल ये किया कि अनोनिमस डोनर्स और अनलिमिटेड डोनेशन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अगेंस्ट नहीं है। इस स्कीम में एक और चैलेंज था। भले गवर्नमेंट बोलती थी कि किसी को नहीं पता चलेगा अपार्ट फ्रॉम एसबीआई कि किसने किसको कितना डोनेशन दिया है, लेकिन अगर देखा जाए एसबीआई एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है, यानी कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होगी वो ये पता कर सकती है कि किस आदमी ने किसको कितना डोनेशन दिया है। ये फायदा सिर्फ पार्टी इन पावर को ही था।
इन सब बातों को एनालाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट गवर्नमेंट के इस सबसे बड़ी स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। साथ में ही सरकार को यह एडवाइस भी किया कि आप कोई अच्छी स्कीम लेके आइए जिसमें जो फ्लॉज हैं इनको रोके जा सके, क्योंकि इस स्कीम में ट्रांसपेरेंसी तो थी लेकिन लूप होल्स भी उतने ही बड़े थे।